10,000 का बिल, 12,000 का बिल, मतलब ना दिन में लाइट है ना रात को लाइट है। आदमी जाए तो जाए कहाँ? मजदूर आदमी है, ना रात को सो सकते हैं ना सुबह ड्यूटी पे जा सकते। शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो, आवाम का किसी को भी दर्द नहीं मेरे भाई। 8,000 रुपये का 9,000 रुपये का मेरा पेट्रोल बन रहा है। 3 मेरे बच्चे हैं, मैं क्या खाऊंगा तो क्या घर लेके जाऊंगा महीने? 10-12 हज़ार रुपया बिल आ जाता है। 2 पंखे, 1 फ्रिज है, बस कोई लीज नहीं। हमें गरीब आदमी को ना ये कहते हैं डंडे छोटे नहीं मारने, हाथ से खत्म करो। गरीब बंदा क्या कर सकता है? जिसकी 18,000 रुपया तनख्वाह है वो क्या करेगा? अपनियां याशियां माल इकट्ठा करके बाहर दे मुल्कां 'च ते गरीब आवाम कर्जे लाने लिए बैठे है। 20,000 रुपया सैलरी है, पब्लिक का बेड़ा गर्क हो गया, गरीब आवाम भुखी मर रही है। मेरे बच्चे पढ़ते हैं, हटा ले मैंने, फीस ही नहीं है, कितों देखिए फीस नहीं, तेल पवाएंगे या घर जावांगे। IMF को कद नहीं लै रहे पैसे कि याशियां अपनियां करनियां, कर्जा आवाम लाए। खुदा दा खौफ खाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे हैदर वहीद साहब हमारे साथ होंगे, सलमान आबिद साहब हमारे साथ होंगे, पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं कादिर मंदोखिल साहब आज के पैनल का हिस्सा। आप 3 मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगी। नाज़रीन, IMF की शराइत और गवर्नमेंट के सख्त फैसलों के असरात आना शुरू हुए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हो चुका है। LPG रोज़ाना की बुनियाद पर महंगी हो रही है। गवर्नमेंट की जानिब से आने वाले दिनों में पेट्रोल, बिजली और गैस मजीद महंगी करने के इशारे दिए जा रहे हैं। इसके साथ तवानाई बहरान संगीन हो रहा है। बिजली का शॉर्टफॉल 8,000 मेगावाट हो गया है। बड़े शहरों में 12-12 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। महंगाई बढ़कर गुज़श्ता 13 साल की बुलंद तरीन सतह 21.32% तक पहुंच चुकी है। गवर्नमेंट और वफाकी वज़रा तमाम बहरानों और चैलेंजेस का जिम्मेदार साबिक गवर्नमेंट को कहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की गलतियां हैं जो आज हम भुगत रहे हैं और $1 अरब के लिए IMF पाकिस्तान को तिगनी का नाच नचा रहा है। बढ़ती महंगाई और बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान एक बार फिर मैदान में आ गए हैं और एहतजाजी तहरीक का उन्होंने आगाज़ कर दिया है। इसी सिलसिले में आज इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में एहतजाजी जलसा भी जारी है और अब तक के इत्तलात के मुताबिक इमरान खान साहब कुछ ही देर के बाद कारकुनों से खिताब भी करेंगे। ये हमारा आज का पहला टॉपिक होगा। सलमान आबिद साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। आपके ख्याल में अब इमरान खान साहब जैसे सड़कों पर आए हैं, बढ़ती महंगाई के खिलाफ उनकी एहतजाजी तहरीक है, आप समझते हैं कि इमरान खान गवर्नमेंट पर दबाव बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, इमरान खान इस हुकूमत पे दबाव बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, एक बात तो जेन्युइन है ना कि इस वक्त आवाम जो है उनकी तो चीखें निकल गई हैं। ये सारी जो हुकूमत की तब्दीली हुई और कहा गया कि इस हुकूमत की तब्दीली के बाद मुल्क में तरक्की आएगी, खुशहाली आएगी। IMF से जो इमरान खान ने माहिदा किया वो वतन दुश्मनी थी, कौम दुश्मनी थी, लोगों के मफादात के ख़िलाफ़ था। अब हम आके तरक्की को एक नया रास्ता देंगे। अब वो नया रास्ता कौम देख रही है और जिस अंदाज से देख रही है वो भी आपने अभी अपने इंट्रो के अंदर लोगों के कमेंट सुनाए हैं। बिजली की कीमत हो, पेट्रोल की कीमत हो, डीज़ल की कीमत हो, कुकिंग ऑयल की कीमतें हो, महंगाई का मसला ओवरऑल हो, माशी बदहाली के मामलात हो, यानी लोगों का बुनियादी मसला ये है कि जो आमदन है वो और अखराजात में जो अदम तवाज़न पैदा हो गया है उसको कैसे एड्रेस किया जाए। देखिए, IMF के माहिदे से आम आदमी की कोई दिलचस्पी नहीं है। आप बड़ी बड़ी माशी पॉलिसियां बना रहे हैं, इस्लामाबाद में बैठ के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बना दें, लोग सर जोड़ के बैठ जाएं। सवाल ये है कि क्या इसके नतीजे में आम आदमी को कोई रिलीफ मिलेगा? अगर आम आदमी को कोई रिलीफ मिलेगा तो इस हुकूमत पर लोगों का इत्मीनान बहाल होगा। अगर वो नहीं मिलेगा तो वो फिर कैसे बहाल होगा? आज राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि $1 अरब के लिए हमें तो तिगनी का नाच नचा दिया IMF ने। यानी IMF की शराइत जो है वो खुद मान रहे हैं कि माजी से ज़्यादा सख्त हैं और वो बाकायदा एक एक शर्त के ऊपर, बजट के एक एक डॉक्यूमेंट के ऊपर वो रिव्यू करके फाइनलाइज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर इमरान खान की हुकूमत ने IMF की शराइत मानी और कौम पर अजाब नाजिल किया आज की हुकूमत के बकौल, तो आज जो इस वक्त हो रहा है वो कौन का अजाब नाजिल कर रहा है इस कौम के ऊपर? जो IMF की शराइत के ऊपर बैठ के सारी बातें की जा रही हैं, सारे डिक्टेशन लिए जा रहे हैं और उन्हीं के मुताबिक चला जा रहा है। तो एक बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट आ गया है पाकिस्तान के अंदर लोगों का कि किस तरीके से ये माशी ज़िंदगी चलेगी, किस तरीके से माशी तरक्की का अमल चलेगा। आम आदमी का जो मुकदमा है उसको तो छोड़ें, यहाँ तो जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो नौकरी मुलाजिम पेशा लोग हैं, उनकी जान निकल गई है कि वो बिजली के कीमतों का, यानी कि अब मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ यानी जिनकी तनख्वाहें 30-35-40 हज़ार रुपये हैं, वहाँ 15-15 हज़ार रुपये बिजली का बिल आ रहा है, 20-20 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। यानी आधी आमदन जो है उसका आधा हिस्सा बिजली की कीमत में जा रहा है, बाकी बातें तो छोड़ दें। तो क्या रिलीफ मिल रहा है लोगों को? ये
एक बुनियादी सवाल है। लोग इस वक्त सियासत में दिलचस्पी नहीं रख रहे। लोगों का बुनियादी मसला इस वक्त मईशत है, और मईशत के मुकाबले में उनकी अपनी मईशत को दुरुस्त करें। हुक्मरान तबकात की मईशत दुरुस्त होती है तो इससे लोगों को कोई सरोकार नहीं है। आप किस तरह कहाँ से कर्जे ले रहे हैं, कितने कर्जे दे रहे हैं, क्या माशी पॉलिसी बना रहे हैं, क्या कानून साजी कर रहे हैं, ये बड़े लेवल के मसाइल हैं। लेकिन जो आम आदमी के जो मसाइल हैं उसके ऊपर तो कोई फोकस नहीं कर रहा। आप मुझे बताएं, कोई रोड मैप है? आज इस वक्त हुकूमत बता दे आके कि इतने अरसे के बाद हम पेट्रोल की कीमतों में कमी कर देंगे, बिजली की कीमतों में कमी कर देंगे, डीजल की कीमतों में कमी कर देंगे, फला में कमी कर देंगे। ये किसी के पास नहीं है कि कमी कब होगी। लेकिन ये है मिफ्ता इस्माइल के पास फार्मूला कि अगले 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। वो खुद कह रहे हैं, हुकूमत इतराफ कर रही है कि अभी ये पेट्रोल 310 रुपए तक जाएगा, बिजली की कीमत 7 रुपए पर कितने पैसे जो है यूनिट इजाफा होगा। तो ये एक तजाद है जो पाकिस्तान में इस वक्त हुक्मरानी के निज़ाम के मामले में दरपेश है पाकिस्तानी कौम को। सही। हैदर वहीद साहब, अब जिस तरह सलमान आबिद साहब भी कह रहे हैं, जाहिर है अब ये महंगाई तो आगे बढ़ेगी। प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे। वो इसी सूरत में होंगे कि आवाम पर फिर एक दफ़ा प्रेशर आएगा। ऑलरेडी वो बड़े प्रेशर में हैं, टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए भी मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। आपके ख्याल में अब ये जो इमरान खान साहब, क्योंकि पहले ये 25 मई को भी इन्होंने लॉन्ग मार्च किया लेकिन उस तरह से कामयाबी नहीं हुई, आपको लगता है कि इमरान खान साहब अब जो मिशन लेकर निकले हैं आवाम के लिए, ख़ास तौर पर वो कहते हैं कि अब ऐसा क्या हो गया जो इतनी महंगाई आ गई, तो आपको लगता है वो कामयाब हो जाएंगे गवर्नमेंट पर प्रेशर डालने में? जी हैदर वहीद साहब। सॉरी, आवाज अब खुली है। मैं कह रहा हूँ मोमेंटम एक बहुत बड़ी चीज होती है जी सियासत में। वो जो 20 जलसे थे वो एक पहाड़ था, लेकिन फिर उसके बाद जो धरना हुआ तो उसमें से जो है वो पहाड़ में से एक चूहा ही नहीं बल्कि चूहे की दुम निकली। तो वो मोमेंटम बिल्कुल ही टूट गया। अब वो मोमेंटम टूटने के बाद से खान साहब छोटे इज्तिमात से तो जरूर खिताब कर रहे हैं और कह सकते हैं कि रेलेवेंट तो वो आज भी उसी तरह से रह रहे हैं। लेकिन वो जो एक 20 जलसों का मोमेंटम था, जो मुल्तान का आखिरी जलसा था, और उस लम्हे को जो बंद मुट्ठी जो है उसको जितना के फियर किया जा रहा था कि मुक्का जब चलेगा तो क्या मुक्का होगा, वो उन्होंने जो है वो 3 दिन में या 4 दिन में अनाउंस करके जब चला दिया तो फिर लोगों ने कहा ये तो कुछ हुआ ही नहीं इससे। तो ये मोमेंटम खान साहब का इस वक्त वो नहीं है जो 20 जलसों में था। वो बहुत सीरियस मोमेंटम था। क्या वो उसको रीगेन कर पाएंगे? फेल धरने के बाद ये पहला बड़ा जलसा है उनका आज। क्या वो महंगाई जो कि धरने के रोज कम थी, लोड शेडिंग जो उस वक्त कम थी, हर चीज और बदतर ही हुई है ना। 14 घंटे लोड शेडिंग आज है, उस वक्त नहीं थी। उस वक्त जो पेट्रोल और डॉलर की कीमत थी वो आज दोनों वर्स हैं। यानी सिचुएशन तो और खान साहब के कहने को हक में हुई है। और अब खान साहब अगर लोगों से उस तरह कनेक्ट करते हुए नहीं नजर आए, बावजूद इसके कि इस हुकूमत ने मुश्किल फैसले करके अपने आप को एक सियासी मुश्किल में डाला हुआ है, तो फिर हम यही समझेंगे कि खान साहब जो है वो लोगों का गम और गुस्सा, उनकी तकलीफ जो है उसे कनेक्ट सियासी तौर पे नहीं कर पा रहे, और वो रहनुमाई शायद फिर इस चीज की करने से कासे नजर आएंगे। तो मोमेंटम नहीं है उनके पास, अभी रीगेन कर पाएंगे या नहीं। हैदर भाई साहब, एक पॉइंट ये भी है ना कि अगर इमरान खान साहब आवाम के दर्द के लिए बाहर निकले हैं सड़कों पर, पहले भी वो बाहर आए, तो आपको नहीं लगता कि कोई मिसाक मईशत टाइप का कुछ हो जाना चाहिए, गवर्नमेंट के साथ बैठे? क्योंकि वो उस तरह से पार्लियामेंट में तो बैठ नहीं रहे, गवर्नमेंट के साथ भी किसी किस्म के उनके मुज़ाकरात नहीं हो रहे। क्या आपको लगता है कि सड़कों पर रहने से वो ज़्यादा कामयाबी हासिल करेंगे अपने मकसद में? बिल्कुल भी नहीं। देखें, पार्लिमानी इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी की मेहनत वाली जो एक सियासत है, खासकर पंजाब में 17 जुलाई के बाई इलेक्शंस को अगर आप मद्देनजर रखें तो वो बेइंतहा ज़रूरी होती है। और इस वक्त पार्लियामान में और पंजाब असम्बली में खासकर, और सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले के बाद, खान साहब की पोजीशन इतनी बुरी नहीं है। खान साहब जिस तरह पार्लियामान से उठ के चले गए हैं और जिस तरह वो अदम तवज्जो का निशाना बनाते हैं पार्लियामानी सियासत को या कंस्टिट्यूएंसी बेस्ड सियासत को, और बड़े जलसों पे एनएसआर पूरी तरह रखते हैं, मेरे ख्याल से खान साहब की ये स्ट्रेटजी उनको डेफिनेटली चेंज करनी पड़ेगी। आपको जाके 3 बिरादरियां होती हैं एक कंस्टिट्यूएंसी में, आपको उनके सरबराहों से मिलना होता है, आपको टाउन हॉल्स करने हैं, आपने मेहनत करनी है, आपने जाके जिस तरह से रूरल खासकर कंस्टिट्यूएंसीज में सियासत होती है,
आपने जाके वो वाली सियासत करनी है, क्योंकि ये जो 20 इलेक्शन अब आ रहे हैं, अगला 1.5 साल इनसे डिटर्मिन हो जाएगा कि क्या ये हुकूमत ने रहना है, क्योंकि खान साहब एक ही तरीका है खान साहब की रिटर्न का इस हुकूमत को आने के हवाले से, और वो है पंजाब असेंबली के थ्रू। अगर सीएम पंजाब वो अपना बना सकते हैं तो फिर बिल्कुल चेंज आ सकती है। आप देख रहे हैं नंबर गेम ऐसे हैं, क्योंकि PMLN भी ये दावा कर रही है कि नंबर गेम उनके पास है। ऑल्दो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हम बनाएंगे पंजाब में भी हुकूमत और उसके बाद विफाक में भी बनाएंगे। देखिए, किसी के कहने से तो कुछ नहीं होता। बात सारी ये है कि इस वक्त नंबर गेम हमजा शहबाज के हक में है, लेकिन उस तादाद में नहीं है कि 20 बाई इलेक्शन उसको चेंज ना कर सकें। तो ये 20 बाई इलेक्शन है जिस पे मैं तवज्जो दे रहा हूं इस वक्त। और अगर खान साहब ने इन 20 बाई इलेक्शन में से मेजॉरिटी नहीं जीती और सीएम पंजाब के लिए वो एक कैंडिडेट अपना नहीं जिता पाए, तो फिर 1.5 साल वो भूल जाए, फिर ये हुकूमत कहीं नहीं जा रही। चाहे जितनी महंगाई और जो कुछ भी हो रहा है, खान साहब का रिकनेक्ट और मोमेंटम बहाल होता है आज के जलसे से इससे या नहीं, ये देखना पड़ेगा। और दूसरा, क्या खान साहब इन बाई इलेक्शंस के थ्रू पार्लिमानी और असेंबली की सियासत, कंस्टिट्यूएंसी की सियासत में तवज्जो दे के कम बैक करते हैं नहीं, ये देखना पड़ेगा। ये दो मेन चीजें हैं मेरे ख्याल से। जी सलमान आबिद, आप देख रहे हैं मोमेंटम इनका बनते हुए आज जिस तरह कह रहे हैं हैदर वहीद साहब। और दूसरा, बाई इलेक्शन की अगर बात करें, अब दावा तो नून लीग भी कर रही है, दावा फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन गवर्नमेंट बना पाएगा फिर? देखिए, हैदर साहब ने एक बड़ी बुनियादी बात की है कि PTI ने अगर हुकूमत बनानी है और पावर पॉलिटिक्स में आना है तो फिर तो उनको ये बाई इलेक्शन के अंदर कम से कम 13 सीटें जीतनी है। लेकिन मेरे नज़दीक ये 13 सीटें इतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि लड़ाई जो है ना इस वक्त अब अगले इक़्तिदार की नहीं है। इस वक्त लड़ाई है आम इंतखाबात की, चाहे वो 2022 में हो चाहे वो 2023 में हो। वहाँ ये देखना है कि पंजाब के इक़्तिदार का जो स्टेज है वो कौन सजाता है, किसको इक़्तिदार का हुमा मिलता है। असल लड़ाई वो हो रही है। अभी हमजा शहबाज वज़ीर आला बन भी जाएं तब भी ये लड़ाई जो है, मकसद ये था, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर किया, मेरा कहने का मकसद ये था कि अगर मोमेंटम कहीं से बनेगा हुकूमत को 1.5 साल से पहले हटाने का, तो उसकी पहली कड़ी है सीएम पंजाब लेना। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि वो, अब आपकी बात ठीक है हैदर साहब, लेकिन बात ये हो रही है कि इस वक्त इमरान खान की तहरीक का जो मकसद है या जो बयानिया उन्होंने डेवलप किया है, उसका मकसद पंजाब में इक़्तिदार हासिल करना नहीं है। वो तो बाय जनरल इलेक्शन चाह रहे हैं ना, उनका तो डिमांड ये है कि जनरल इलेक्शन करवाया जाए। अब वो जनरल इलेक्शन करवा पाते हैं नहीं करवा पाते हैं, देखिए उसका ताल्लुक इस मोमेंटम से ज़्यादा जो हमारे यहाँ जो ताकत के मराकज़ हैं, वहाँ जो इस वक्त सोच प्रचार चल रही है, वहाँ जो इस वक्त एक रेजोल्यूशन को तलाश करने की कोशिश की जा रही है, वो वहाँ तय होना है। अच्छा, अब वो तय क्या होना है? तय होना है कि या तो इलेक्शन होंगे इस साल के आखिर में या इलेक्शन होंगे अगले साल में। अच्छा, अब सवाल यह है कि इस वक्त इमरान खान के पास तो एक बयानिया है, वो झूठा है या सच्चा है, जैसा भी है, वो ये कहते हैं कि जनाब ये हुकूमत एक साजिश के तहत रजीम को तब्दील किया गया है, और फिर उसके बाद ये महंगाई जो कहा जाता था कि उनके आने के बाद, उनके जाने के बाद महंगाई खत्म हो जाएगी, वो नहीं हुआ। लेकिन इसके मुकाबले में जो इस वक्त 13 जमाती इत्तेहाद है, उसके पास क्या बयानिया है? वो किस बयानिए के तहत आगे जा रही है? उसके पास तो कोई बयानिया नहीं है, सवाए इमरान खान को गालियां निकालने के। कह रहे हैं इन्होंने मुल्क तबाह कर दिया था, हम बचाने आए हैं, बचा रहे हैं, दिवालिया होने के करीब था। मान लेता हूं, 2 मिनट के लिए मान लेता हूं कि इमरान खान ने मुल्क दिवालिया कर दिया और तबाह कर दिया। भाई, आप तो आए ना, तजर्बाकार हैं, सलाहियत वाले हैं, विजनरी लोग हैं। आपने तो कहा था कि IMF से माहिदा जो है वो गलत था, तो अब आप ये माहिदा कैसे दुरुस्त हो गया जो माहिदा आप करने जा रहे हैं? और इस माहिदे की तफसीलात क्या हैं? किस तरीके से आप मईशत को ठीक कर रहे हैं? डॉलर कहाँ जा रहा है? यानी ये वो सवालात तो है ना। इमरान खान ने जो किया वो किया, लेकिन सवाल यह कि अब आप क्या कर रहे हैं? आपके पास कौन सा वो रोड मैप है जिससे आप लोगों को रेजोल्यूशन की तरफ लेके जा रहे हैं? भाई, सख्त फैसले कर रहे हैं तो वो सख्त फैसले तो आवाम के ऊपर कर रहे हैं ना। आप किस खास तबके के ऊपर लेके आ रहे हैं मुझे बताइए? इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर चल रहे हैं, डायरेक्ट टैक्सेस आपने कम किए हुए हैं, वहां आप लगा नहीं रहे हैं, और फिर आपकी हुकूमती मराद जो है वो नहीं खत्म हो पा रही। हर तरह से जो है 50-50 रुकनी कैबिनेट बनी हुई है, हर जमात को आपने राजी करना है। तो ये जो आपका गवर्नेंस का स्टाइल है, उसमें कौन सी आप बचत कर रहे हैं? जो आप लोगों से कह रहे हैं कि जनाब आप जो है ना एसार करें, कुर्बानी दें, कफ़ायत शारी करें, सख्त वक्त गुजार लें। भाई, लोग तो ये देखना चाहते हैं कि अगर मुझ पर सख्त वक्त आया है तो क्या इस हुक्मरान तबके के ऊपर भी सख्त वक्त आया है? क्या उनकी माशी जिंदगियों में भी कोई बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं? ये वो तजाद है पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानी तबके का। यही शहबाज शरीफ साहब थे, उस वक्त अपोजिशन में थे, इत्तेहादी जमातें थी, जो हमेशा ये कहते थे कि जनाब इमरान खान के पास रेजोल्यूशन नहीं है, रेजोल्यूशन है तो सिर्फ हमारे पास है। अब जब आप इख्तिदार में आए हैं तो अब आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो रेजोल्यूशन नहीं है, क्योंकि सारा बेड़ा गर्क इमरान खान करके चले गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते, बस इसी तरीके से सख्त फैसले करने पड़ेंगे, तब मसले हल होंगे। सही है जी, ब्रेक ले लेते हैं हम, ब्रेक से
जाएंगे और यहीं से प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हैदर वहीद साहब, जिस तरह सलमान आबिद साहब बात कर रहे थे, ये तो तजुर्बाकार लोग थे। आज वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ये कहा कि इमरान खान की गलतियाँ हैं जो हम भुगत रहे हैं। $1 अरब के लिए IMF ने तिगनी का नाच नचाया हुआ है। तो फिर ये तो तजुर्बाकार थे, इन्होंने महंगाई मार्च भी किया। ये कहते थे कि इमरान खान की जब हुकूमत थी कि ये नाअहल लोग हैं, इनके पास तजुर्बा नहीं है, इन्हें काम करना नहीं आता। तो आपके ख्याल में ये जो तजुर्बाकार लोग जिनकी अब गवर्नमेंट है, इनके हाथ से कंट्रोल क्यों, इनके कंट्रोल से बाहर हो गए हैं तमाम हालात? देखिए, शुरू में तो इन्होंने भी वही गलती की जो खान साहब ने की थी, और इनडिसाइसिवनेस की वजह से कि क्या रहना है, इलेक्शन कॉल करना है फ़ौरन या आप मुश्किल फैसले करने हैं, उसमें कुछ टाइम खिंच गया। और जो मरहलावार कीमतें बढ़ानी थी और IMF के पास जल्दी जाना था, वो मरहलावार कीमतें नहीं बढ़ सकी और एकदम से जो है ये पेट्रोल बॉम्ब गिराना पड़ गया। तो कुछ प्लानिंग में तो फुकदान ज़रूर था और कुछ अंडरस्टैंडिंग के आगे करना क्या है उसमें भी फुकदान था। शायद अगर वो फिल फॉल इलेक्शन कॉल कर लेते तो इन सारे मुश्किल फैसलों का मलबा उन पर खुद नहीं गिरता। लेकिन उन्होंने देखा कि जब खान साहब ने धरना कॉल कर दिया है तो धरने के नतीजे में तो उनको हुकूमत छोड़ना उनके लिए इलेक्शन के लिए भी बहुत मुज़र साबित हो सकता था। तो उन्होंने सोचा कि अब रह के पूरी तरह 1.5 साल में कुछ मामला स्टेबलाइज करने की कोशिश की जाए। लेकिन जाहिर है कुछ मायदे भी ऐसे थे, कुछ दुनिया की अपनी सिचुएशन ऐसी है, यूक्रेन की जंग की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि पेट्रोल की प्राइस जो है, जो कि हर चीज़ की प्राइस को अफेक्ट करती है, वो उनके हाथ में है नहीं। अब मैनेजमेंट इस चीज़ की जो है शुरू में तो इतनी कोई पोटेंट नहीं हो सकी, और दूसरे जो इनके इंटरनेशनल रिलेशंस हैं कि पैसा और जगहों से भी आए। तो हैदर भाई साहब, फ़ारूक हबीब ये भी कह रहे हैं कि ये जो IMF की तमाम शराइत इन्होंने मानी हैं उससे ये मईशत तबाह हो गई है। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि ये मुश्किल फ़ैसले हम इसलिए ले रहे हैं कि हम मईशत को कामयाबी की तरफ लेकर जाएं। और आपके ख्याल में फिर ये हुकूमती दावे दुरुस्त हैं या जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि शराइत मानने की वजह से बदतरीन महंगाई करनी पड़ रही है? देखें, ये आपका अच्छा सवाल है। क्या नून लीग बेच पाएगी लोगों को कि ये हमने दिवालियत से मुल्क को बचाया है, ना कि कीमतें बढ़ाई हैं? यानी कि जो मलबा था खान साहब का और जो दुनिया की सिचुएशन थी, उसके बाद मामलात बहुत बदतर हो सकते थे। हमारी मैनेजमेंट की वजह से इतने बुरे नहीं हुए जितने हो सकते थे। क्या वो ये बावर करा पाएंगे अवाम को? पहला सवाल ये है। या फिर अवाम जो है वो ज़्यादा सिंपल अप्रोच लेंगे और बोलेंगे कि भाई खान साहब के ज़माने में कीमत 9 रुपए थी, आपके ज़माने में 15 रुपए है, और हमें तो ये सिर्फ नज़र आ रहा है कि महंगाई आपने कंट्रोल ही नहीं की और बदतर हुई। तो ये अब किस तरह से अवाम को सेल कर पाएंगे? ये इलेक्शंस जो बाई इलेक्शंस हैं, जिनको मैं पहली कड़ी कह रहा हूँ, खान साहब की उस जो ऑब्जेक्टिव है कि इस हुकूमत को गिराया जाए और वक्त से पहले जो है इलेक्शंस कराए जाएं, खासकर जो एक अपॉइंटमेंट नवंबर में अब आ रही है, क्या उससे पहले वो इलेक्शंस फोर्स कर पाएंगे? क्या नवंबर की जो तैनाती है वो इस हुकूमत नहीं करनी है? यानी कुछ बड़े फैसले अभी तक तो देखें यही नज़र आ रहा है कि ये हुकूमत जो है अब क्योंकि मुश्किल फैसले कर चुकी है और खान साहब के रिलेशंस जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से मेंड होने की जगह और बदतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी वजह मुझे नज़र आ रही है इस वक्त के खान साहब को कोई वे इन दिया जाएगा। ये वे इन तो हैदर भाई साहब, ये जो न्यूट्रल की बार बार बात होती है, सवाल बुनियादी तौर पर ये है क्योंकि इमरान खान साहब बार बार कहते हैं क्या ये उनका पाकिस्तान नहीं था, महंगाई हो रही है, न्यूट्रल से आप जवाब दें हैं। तो आपके ख्याल में ये बार बार हम सियासत में इदारों को जो घसीट लेते हैं, क्या आपको लगता है ये दुरुस्त हमारा तुर्रा इम्तियाज़ है? देखिए, दुरुस्त और गलत तो ये है ना कि अगर खान साहब ये दिखा सकें कि साजिश वहां से आई थी तो फिर तो उनका नाम लेना और उनको ड्रैग करना जायज है। लेकिन अगर वो ये नहीं दिखा सकते कि साजिश वहां से हुई थी तो फिर उनका ये करना बिल्कुल नाजायज है। तो अब क्योंकि वो साजिश साबित नहीं कर पाए हैं तो बिल्कुल उनकी ये सारी बातें नाजायज नजर आती हैं। जी, कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है। सलमान आबिद साहब, यही मेरा सवाल, जब हम इदारों को दरमियान में ले आते हैं सियासत में, तो आपको नहीं लगता वो जो हम सिस्टम बनाने की बात करते हैं उसमें हम कमज़ोर हो जाते हैं? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में सियासी फरीक, चाहे वो हुकूमत में या अपोजिशन में है, वो अपने मामलात में जो खामियाँ होती हैं या नाकामी होती है उसमें वो इदारों को इंगेज कर लेते हैं। अभी भी आप देखिए, कल का भी ये जो हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पंजाब के तनाजुर में आए हैं,
यानी जो मामलात पार्लियामेंट में तय होने चाहिए थे, असम्बली में तय होने चाहिए थे, सियासी फ्रीकैन में तय होने चाहिए थे, वो हम अदालतों पे बंदूक रख के ना उनके कंधों पे आ जाते हैं कि अदालतें फैसले करें सियासी। और अदालतों ने भी अब देखिए कोई कानूनी फैसले नहीं किए, उन्होंने भी एक मफाहमत करा के एक दोनों पार्टियों के दरमियान अफाम तफहीम करा के मामलात को चलाने की कोशिश की है। अब बात यह है कि इमरान खान साहब ने एक नैरेटिव बिल्ड किया है कि जी उनकी हुकूमत गिराई गई है, रिजीम चेंज हुआ है, उसमें इंटरनेशनल कॉन्स्पायरेसी है, उसमें पाकिस्तान के अंदर से बैठे हुए कुछ कॉन्स्पायरेसीज़ हैं। अब इसके एविडेंस तो कुछ उस तरह से कोई पेश नहीं कर सकेगा, लोगों की अपनी तकरीरें हैं, अपने अपने मफरूज़े हैं, अपने अपने परसेप्शन हैं, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि किस तरीके से इत्तेहादी जमातें टूटी, किस तरीके से अभी एक इत्तेहादी जमात जो इस वक्त हुकूमत में शामिल है उसने कहा जी हम तो बड़े अच्छे तरीके से इमरान खान की हुकूमत में एंजॉय कर रहे थे, हमारे तो उनके साथ मामलात बड़े अच्छे चल रहे थे, हमें तो ज़बरदस्ती धक्का दिया गया है। अब ये ज़बरदस्ती किसने धक्का दिया है, ये बात होनी चाहिए। एमक्यूएम के बारे में भी कुछ लोग ये कहते हैं, नहीं बहुत सी बातें ऐसी हैं कि पाकिस्तान में जब कोई हुकूमतें तब्दील होती हैं वो इतनी आसानी से नहीं होती हैं। आपको याद है मरियम नवाज का एक स्टेटमेंट, उन्होंने कहा जी वो तहरीक अदम-ए-तमाद तो उस वक्त पेश की जाती है ना जब कोई हमें साथ देने वाला कोई पीछे से हो, अगर किसी ने पीछे से साथ ही नहीं देना तो तहरीक अदम-ए-तमाद तो कभी भी कामयाब नहीं होती। तो ये सारे सवालात हैं, लेकिन सवाल यही है ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, कौन इसको इन्वेस्टिगेट करे, कौन देखे। तो परसेप्शन की ये लड़ाई है। इमरान खान साहब भी एक परसेप्शन बना के अपना एक बयानिया बिल्ड कर रहे हैं, अपोजिशन भी अपना एक परसेप्शन बना रही है, वो बन नहीं पा रहा उससे। यानी 13 जमातों के पास इस वक्त परसेप्शन क्या है, सवाल ये कि इमरान खान की हुकूमत नाकाम थी, सारा बोझ वो डाल के गए हैं। इमरान खान साहब अपना एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि जनाब उनकी हुकूमत को बजोर ताकत निकाला गया और जिस उनकी हुकूमत को तब्दील किया वो बाय हो गया है। कोई माने या ना माने, आप जाके माइक उठाएं और लोगों से सवाल करना शुरू कर दें, लोग यही कहेंगे कि जनाब अमेरिका ने हुकूमत गिराई है, एस्टैब्लिशमेंट ने हुकूमत गिराई है। वो लोग तो इसी तरह से कहते हैं। लोगों को लगता है कि पाकिस्तान में जब हुकूमत तब्दील होती है तो बड़ी ताकतों की मुदाखलत के बगैर तो तब्दील नहीं होती। तो इसलिए ये चीज़ अब रहेगी, ये यहाँ पर रेजोल्यूशन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की सियासी क़यादत को एक पॉलिटिकल मेच्योरिटी के साथ भी आगे बढ़ना चाहिए ना। और वो पॉलिटिकल मेच्योरिटी ये है कि भाई जो मामलात सियासत के हैं उसको सियासत के साथ हल करें। उसको क्यों आप इदारों को इंगेज करते हैं, क्यों आप बार बार इदारों की मदद मांगने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए मिसाल के तौर पे आज की हुकूमत है, वो भी इदारों से कह रही है कि जनाब आप हमें हुकूमत करने दें, हमें पूरा टेन्योर पूरा करने दें, तब आपकी सपोर्ट के बगैर ये नहीं हो सकता। यानी वो भी उन्हीं से सपोर्ट मांग रहे हैं ना। जहां इमरान खान साहब जब इंतखाब का मुतालबा करते हैं तो वो कोई शहबाज शरीफ से थोड़ी मुतालबा कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी फैसला करने वाले जो है वो तय करें। तो ये जो सारी डिबेट हमारे यहाँ चल पड़ी है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी सियासत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है। इससे सियासी जमातों को सबक सीखना चाहिए। सही जी। हैदर वहीद साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा प्लीज। जी देखिए, मेरे ख्याल से इस वक्त जो खान साहब की पोजीशन है ना, उसमें उनके लिए ज़रूरी है कि वो प्रेशर इतना बिल्ड कर सकें कि जो लोग उन्हें बाहर रखना चाहते हैं उनके लिए उनको बाहर रखना ना जो है वो महंगा पड़ना शुरू हो जाए बहुत ज़्यादा। और जब तक कि खान साहब उस हद तक प्रेशर नहीं डाल पाएंगे और साथ साथ अपने रिलेशंस बेहतर नहीं कर पाएंगे तो मुझे उनका वे इन बैक इन टू पावर कोई नजर नहीं आ रहा, मां सिवा कि वो जिस तरह मैंने कहा कि अपनी पोजीशन वो बदलें, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर भी करें और अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन भी बदलें, यानी कि बाई इलेक्शन में अच्छी परफॉर्मेंस हो, जल्द से जुलूस बड़े हों, इंस्टीट्यूशन के अंदर से बाकी जगहों से ये बातें जब आएंगी कि भाई नहीं इनको एक फेयर लेवल प्लेइंग ग्राउंड मिलना चाहिए वगैरह, तो इनकी सिचुएशन शायद थोड़ी बेहतर हो। लेकिन जबर से इदारों पे अटैक करके तो मुझे उनका कोई वे आउट नजर नहीं आ रहा। उनको एक जो है वो दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो उन्हें जो है सियासत करके, प्रॉपर सियासत करके, प्रेशर फिर बिल्ड करके अपना वे इन बनाना पड़ेगा, जिसकी पहली कड़ी मैं अभी भी कहूंगा कि पंजाब के बाई इलेक्शंस हैं। बेशक के अभी की असेंबलियां उनकी प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने इलेक्शंस फोर्स करवाने हैं और जो सपोर्ट इस रेजिम को हासिल है उस सपोर्ट को डाइल्यूट करवाना है, तो उनके लिए ये जरूरी है कि वो पहला डेंट यहाँ पे मारें। और अगर वो पहला डेंट यहाँ पे नहीं मार सके तो मुझे फिर 1.5 साल तक यही नजर आ रहे हैं। ठीक है जी। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने हमें ज्वाइन किया है PMLN के रन में। मैं आपको वेलकम कहूँगी मोहम्मद ज़ुबैर साहब। आप देख रहे हैं वोटर्स का मूड, क्योंकि पेश गोइयाँ तो यही की जा रही हैं कि ज़िमनी इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए कि 14 से 15 सीट्स जो हैं वो आप ले लेंगे, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि बहुत महंगाई है, लोड शेडिंग है, बिजली के बिल लोगों से नहीं भरे जा रहे, एक बदतरीन महंगाई का तूफान अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो आपको लगता है इस सारी सिचुएशन में आप इतनी सीट्स ले सकेंगे? जी मोहम्मद ज़ुबैर साहब। सॉरी मैंने आपका सवाल नहीं पूरा सुना।
जी, मैं ज़िमनी इंतखाबात की बात कर रही हूँ पंजाब में। अब चूँकि पंजाब हुकूमत भी बनानी है आपने 22 को जो दोबारा से इलेक्शन का कहा गया है, तो आपको क्या लगता है ये जो महंगाई है इस वक्त आवाम परेशान है, उनका जीना दोभर हो गया है, इस सारी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए आप ये इलेक्शन पेश गोइयाँ की जा रही हैं कि 15 से 18 सीटें आप लेंगे, तो क्या आप ले पाएंगे? अच्छा, मैं थोड़ा सा मुझे पाकिस्तान की सिचुएशन में इतनी वो नॉलेज थोड़ी सी कमी होती है। अभी लंदन से वापस पहुंचा हूँ दोपहर को, तो एवर आई नो। एक तो ये जाहिर सी बात है, एक हिस्ट्री है पंजाब में पिछले 20-25-30 साल की, जो वहाँ PMLN या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से, और 2018 का जो इलेक्शन हुआ था, बावजूद उस तोड़ फोड़ के, बावजूद उस धांधली के और हर हरपा तकरीबन 1 साल तक बिटवीन द टाइम के मियां नवाज शरीफ की जब नाअहली हुई थी, उसके बाद से लेके जुलाई 25 तक, और जुलाई 25 को वोट डालने के बाद काउंटिंग जिस तरह से की गई, उस सब के बावजूद नून लीग के सबसे ज्यादा वोट निकले थे और सबसे ज्यादा सीट्स नून लीग की थी। मतलब उस माहौल, उसके बाद 3.5 साल की जो परफॉर्मेंस है PTI की, जाहिर है वो सबके सामने है। तो हम तो बहुत पुरुम्मीद हैं, और आज से मरियम नवाज साहिबा शुरू कर रही हैं कैंपेन, तो आई थिंक शी इज अ ग्रेट कैंपेनर, और उनके जाने से बहुत फर्क पड़ेगा। जाहिर है हम हुकूमत में हैं तो थोड़ा सा प्रेशर होता है, लोग सवाल पूछते हैं कि जी महंगाई है, और उसकी जब तक, और हम वजाहत भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज मैं समझता हूँ कि PMLN विल कम आउट विक्टोरियस। मैं इसलिए नहीं कह रहा, मेरा ख्याल है कोई भी न्यूट्रल भी होगा, न्यूट्रल मेरा वो इमरान खान के उससे नहीं मतलब है, मेरा मतलब है कि जो भी इंडिपेंडेंट एनालिस्ट वगैरह हैं, अब उनके तज्जिए में भी नून लीग ही आगे होगी अंटिल PTI डज समथिंग, जो कि अभी हमें नहीं पता, लेकिन सख्त मुकाबला होगा। और लेकिन जुबैर साहब, फवाद चौधरी साहब ने दावा किया है, मैं इसलिए दोहरा रही हूँ उनकी स्टेटमेंट ताकि आपके नॉलेज में आ जाए। वो कह रहे हैं कि ज़िमनी इलेक्शन जीतकर PTI ही दोबारा हुकूमत बनाएगी और उसके बाद वफाक में भी दोबारा तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट होगी। तो इस दावे की क्या बुनियाद हो सकती है, वजह? कोई बुनियाद नहीं है, जाहिर सी बात है उनको यही कहना हो सर। वो ये तो नहीं कि मायूसी तो नहीं फैला सकते अपने सपोर्टर्स के लिए, वो तो यही कहेंगे कि जी हम जीत जाएंगे, मेजॉरिटी 20 में से मेजॉरिटी ज्यादा सीटें जीत जाएंगे, और इस वजह से हमारी सीटें पंजाब असेंबली में बढ़ जाएंगी और उनका वजीर आला आ जाएगा। तो उनको तो यही कहना है, उन्होंने मायूसी तो नहीं अपने फॉलोअर्स में। ये तो एक पॉलिटिकल लीडर के लिए अपनी पार्टी के सपोर्टर्स को बकअप करने का और उनको हौसला देने का और जद्दोजहद करने का एक तरीका होता है। सो कोई सरप्राइज नहीं है कि फवाद चौधरी ने ये कॉन्फिडेंस से कहा है या अंदर वो क्या समझते हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि PTI इतनी आसान इस इलेक्शन को नहीं ले रही होगी, बावजूद इसके कि उन्होंने नैरेटिव इमरान खान ने जो भी बिल्टअप किया है, वो बावजूद इसके कि वो समझते हैं कि वो मजलूम हैं और अवाम उनके साथ जब वोट डालने का वक्त आएगा, तो मेरा नहीं ख्याल है कि उस तरह से PTI डेंट डाल सकेगी PMLN के स्ट्रॉन्ग होल्ड में, जो कि पंजाब है। तो हम तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हम ज़्यादा स्वीप करेंगे, स्वीप इन सेंस के अच्छी खासी मेजॉरिटी उन 20 सीटों में PMLN की होगी। तो मोहम्मद जुबैर साहब, मौशी बहरान की अगर बात करें, ज़ाहिर है आपका स्टांस ये है कि ये सब कुछ किया धरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, उनके ऐसे मुआहदे थे जिसकी वजह से इस वक्त मुल्क ऐसी मुश्किल से दो चार है। अब एक सवाल आपसे भी होता है कि अब आपके पास रोड मैप क्या है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, कितने अरसे तक ये महंगाई फेस करनी पड़ेगी आवाम को? एक तो मेरा ख्याल है PTI के सपोर्टर के लिए जो ये साजिश की बात कर रहे थे, IMF में सबसे ज्यादा वोट होते हैं अमेरिका के, और अगर ये साजिश इस लेवल पर की गई थी कि हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत का तख्ता कर दिया जाए और उसके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को ला के बिठा दिया जाए, तो उनकी फिर उन्होंने उस तरह से मदद भी करनी थी जिस तरह से उनको कामयाब करने के लिए। तो आपने अभी देखे, मैं आपको ये बता सकता हूँ जितनी कंडीशंस IMF ने इस दफ़ा इम्पोज किए हैं, मेरा नहीं ख्याल है कभी इतनी सख्त कंडीशंस इम्पोज की गई हैं, और उसकी वजह से एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है
कि अगर आप उनकी कंडीशंस ना माने तो बहुत ही दूसरी तरफ बहुत ही ख़राब सिचुएशन हो सकती है, बिकॉज एक्सटर्नल फ्रंट पर अभी भी हमारे पास इतने डॉलर्स नहीं है कि हम मैनेज कर सकें और कॉन्फिडेंस जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या दूसरे इदारे हैं उनको दे सकें। दूसरी तरफ अगर वो लोन लेना है, बिकॉज वो IMF अब एक्सटेंडेड है, IMF अगर ओके करता है तो बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, मल्टीलेटरल एजेंसीज हैं, इवन दोस्त ममालिक जो हैं, वो फिर समझते हैं कि पाकिस्तान ने वो तमाम कंडीशंस फाइनेंशियल डिसिप्लिन की पूरी कर दी हैं और उनके लिए फिर आसान हो जाता है। इसी तरह से पाकिस्तान अगर यूरो बॉन्ड्स वगैरह रेज करना चाहता है, जो पाकिस्तान को करना है, उसके लिए भी ये IMF जरूरी है। सो एक तो ये साजिश अगर की थी अमेरिका ने तो बिल्कुल ही हवा में हमें छोड़ दिया कि ना मदद करने के लिए तैयार है फाइनेंशियली, कि ताकि हम इमरान खान को, जाहिर है उन्होंने अगर घर भेजना था इमरान को तो एटलीस्ट परमानेंट नेक्स्ट इलेक्शन तक तो घर भेजना ही था, लेकिन मुश्किलात तो PMLN के लिए क्रिएट की हैं। इस वक्त जो महंगाई है और देखना पेट्रोल की प्राइस अगर हम सिंपल से ले लें तो पेट्रोल की प्राइस बढ़ाने की कंडीशन जो थी वो अगर हम फुलफिल करते हैं या बिजली की या गैस की या नए टैक्सेस लगाने की, तो उससे लोगों की जिंदगी में मुश्किलात तो पैदा होंगी और ख़ास तौर पर जो मतवसत तबका है और वो जो लोअर मिडिल क्लास है या पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, उनके लिए तो मुश्किलात में इजाफा ही हुआ है, उसमें तो कोई शक नहीं है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि जी चले मोहम्मद ज़ुबैर साहब, हम उम्मीद रखेंगे कि हुकूमत आने वाले दिन कोई ऐसा लायामल और हिकमत अमली ज़रूर बनाएगी जिससे आवाम को रिलीफ मिले। आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। मोहम्मद इलियास साहब ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद इलियास साहब, अब क्या मूड देख रहे हैं आप वोटर्स का? मरियम नवाज़ ने भी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। अब दोनों जमातें अपनी अपनी जगह पर ये दावा कर रही हैं कि दोनों के लिए ज़रूरी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स हासिल करें। आप वैसे जब ग्राउंड में होते हैं तो क्या मूड देखते हैं वोटर्स का? किस तरफ ज़्यादा आप देख रहे हैं, PMLN है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है? एक फैक्टर है जो महंगाई का है, उसको मद्देनज़र रखते हुए। जी, जो पंजाब है, जो खासतौर पर लाहौर, उसको मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता है। लेकिन अब जो सूरत हाल देख लेंगे कि आप जो है कि महंगाई और इसकी वजह से तो एक कंपटीशन देखने में आ रहा है, क्योंकि ये चारों नशिस्तें पहले ही PTI की थी और इस पर मुस्लिम लीग नून की जानब से बड़ा एक रखा गया टारगेट कि इसको हासिल करना है। और इसीलिए मरीम नवाज साहिबा भी अब आई हैं और आके ताकि लोगों को बताएं और कि जो असल हकायक हैं, महंगाई की वजूहात क्या है, वो अपना नैरेटिव बयान करने आई है ताकि वो लोगों को बता सकें कि ये महंगाई की जिम्मेदार वो खुद नहीं है और PTI की गवर्नमेंट है। तो ये जो सूरत हाल है, इसको करने के लिए, सीटों लेने के लिए भरपूर किस्म की लाहौर में एक जंग जारी है, जिसको लिए आज खासतौर पर इजलास भी हुआ इलेक्शन कमीशन का, जिसमें चीफ सेक्रेटरी को कहा गया कि लाहौर की 4 नशिस्तों के लिए खसूसी तौर पर रेंजर और फौज को लगाया जाए और एक मुल्तान की, क्योंकि ये हसास तरीन पोलिंग स्टेशन है। यहाँ बहुत एक पहले भी फायरिंग हो चुकी है, खासतौर पर 160 PP 167 में, जहाँ PTI और मुस्लिम लीग नून के अरकान जो हैं वो उम्मीदवार सामने हो गए और फायरिंग की। अल्लाह का शुक्र कि जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसमें जख्मी हुए। तो ये जो सूरत हाल है, इसमें जो सीटों की जंग है, ये बड़ा कहा जा रहा था पहले कि मुस्लिम लीग नून की जो सारी सीटें ले लेंगे, लेकिन जो अब सूरत हाल है वो ये देख रहे हैं कि महंगाई की वजह से लोग बहुत परेशान हुए हैं। खासतौर पर पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, तो उसकी वजह से लोगों में एक मुश्किल, लोगों को बड़ी परेशानी हुई है, क्योंकि पेट्रोल की कीमतों के इजाफे की वजह से तमाम जो चीजें हैं, खाने पीने की चीजें, सब महंगी हो गई, दूसरे मामूलात हैं, वो भी बड़े मुतासर हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका इलियास साहब। हैदर वहीद साहब, सलमान आबिद साहब का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह।